नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी को समाप्त हो गया। लेकिन ये बजट सत्र का जो पहला हिस्सा था, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज होगा। जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल हुई, जिस तरीके से बिलो द बेल्ट सदन के भीतर बात हुई, जिस तरह से आसन का, चेयर का रोल रहा, जिस तरह से ओम बिरला का रोल रहा, ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जिस तरह उनके जगह पर आसन पर जो भी आए पीठासीन, उनका रवैया रहा, जिस तरह राज्यसभा में सबसे वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन के भाषण के वो हिस्से स्पंज कर दिए गए जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, आलोचना को स्पंज कर दिया गया। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने गाली गलौज बिलो द बेल्ट बात करने से लेकर के घटिया ओछी अश्लील बातें करने से लेकर के और बदतमीजी, मतलब एलओपी के खिलाफ बदतमीजी से बात करने तक जो कुछ भी हुआ, इस संसदीय लोकतंत्र में सब काले पन्नों में, काले अक्षरों में दर्ज होगा। लेकिन जो उत्तरार्ध है इस बजट सेशन का अगला हिस्सा, वो अगला हिस्सा शायद संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़े उलटफेर या उथल-पुथल का दौर बनकर लिखा जाएगा। 9 तारीख को, 9 मार्च से 13 फरवरी को पहला हिस्सा खत्म हुआ है। 9 मार्च से बजट सत्र का अगला हिस्सा शुरू होगा। लेकिन इस अगले हिस्से में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो विपक्ष ने एकजुटता के साथ सदन में रखी हैं। और उसमें करीब-करीब 250 सांसद तैयार हैं वोटिंग के लिए। ये वोटिंग क्यों होगी? 2 मुद्दों पर होगी। बिरला और ज्ञानेश दोनों की विदाई क्या 9 मार्च के बाद होगी दोनों की विदाई, या बवाल के भेंट संसद फिर खत्म हो जाएगा, सत्र बर्बाद हो जाएगा, बवाल के भेंट चढ़ जाएगा? क्या होगा? मोदी खेमे को सिर्फ 2 नेताओं का सहारा है। अगर नंबर गेम की भी बात करें, नंबर गेम में बिल्कुल साफ दिखता है कि नंबर गेम में मोदी एंड कंपनी अपर हैंड पर है। लेकिन सिर्फ 2 नेताओं के साथ, वो 2 नेता हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। दरअसल 9 मार्च को सत्र जब शुरू होगा, दोबारा बजट सत्र, तो उसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग और बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये दोनों देखने को मिलेगा। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दिया जा चुका है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और वो अगुवाई करने के लिए तैयार है। कांग्रेस की तरफ से कई सीनियर लीडर्स खुलकर कह रहे हैं कि हम ममता दीदी के साथ रहेंगे इस जो है महाभियोग में, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का भंडाफोड़ सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरू किया और विपक्षी एकता का मसला है। अगर एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव है तो दूसरी तरफ महाभियोग प्रस्ताव है, दोनों पर एकजुट होना पड़ेगा। अखिलेश यादव एसआईआर पर, ज्ञानेश कुमार पर लगातार हमलावर हैं और एक एक कर उनके जो है साजिशों को, उनके खेल को एक्सपोज कर रहे हैं। तो पूरा जो है अपोजिशन इंटैक्ट। लाइए भाऊ को 9 मार्च के बाद विदाई संख्या बल को देखते हुए तो मुमकिन नहीं लगती है, लेकिन जो लड़ाई होगी वो विदाई से बड़ी होगी, इतना तो तय है। जरा एक हेडलाइन आपको दिखाते हैं जो इससे जुड़ी हुई खबर, हालांकि कोई रिपोर्ट नहीं करता लेकिन कहीं एक जगह तो लगी गई। मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ओम बिरला को भी जाना पड़ेगा क्या? ये क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ लीजिए। क्या विपक्ष कर रहा है ऐसी तैयारी? तैयारी तो जोरदार है, जरा दिखाते हैं, भीतर चलते हैं खबर के। मैंने आपको एक मतलब हल्का फुल्का तो पूरा बता ही दिया कि क्या क्या तैयारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार माना जा रहा है
कि इससे 9 मार्च को जब संसद फिर से बैठेगी तो सत्ता पक्ष और इंडिया ब्लॉक के बीच तनाव बढ़ना तय है। 9 मार्च को संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार महाभियोग के नोटिस को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा। महाभियोग वाला नोटिस जो 9 मार्च से शुरू होकर के 14 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चला। 9 मार्च से 2 अप्रैल, अगर शुरुआत में ही जो है 9 मार्च 10 मार्च के आसपास ही नोटिस दिया जाता है महाभियोग वाला, तो उसी सत्र में एक ये बड़ा चैलेंज हो सकता है कि महाभियोग प्रस्ताव उसी सत्र में, मतलब उसी जो पार्ट है 9 मार्च से 2 अप्रैल, उसी में भी ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इस पर तमाम जो प्रोसेस है कमेटी बनाने से लेकर के वो तमाम, ये सारा प्रोसेस हो सकता है। अगला लाइए, आगे चलिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की मांग को विपक्ष में व्यापक समर्थन मिल रहा है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो आ ही चुका है, अब महाभियोग पर पूरे विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, जहां लगभग हर क्षेत्रीय पार्टी राज्यों में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। विपक्ष ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है, जिसका मकसद विपक्षी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करके सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाना है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हो चुकी है और संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। चलिए बढ़ाइए बढ़ाइए। तो ये जो है इस पे, और कांग्रेस के सीनियर लीडर ने भी कहा है, जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, उस रिपोर्ट में कांग्रेस के सीनियर लीडर ने भी कहा है कि टीएमसी जो महाभियोग प्रस्ताव को लीड कर रही है, जिसका पूरा मतलब अगुवाई करने के लिए टीएमसी तैयार है, उस पर कांग्रेस भी साथ होगी, यानी कंप्लीट अपोजिशन इंटैक्ट एक साथ होगा। भाऊ 9 मार्च से जो दूसरा फेज होगा बजट सत्र का, ये दूसरा फेज मुझे लगता है 12 साल में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक ही हिस्से में, सत्र के एक ही हिस्से में अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव, ये सारे के सारे हो। क्या ये सबसे चुनौतीपूर्ण दौर शुरू हो चुका है, या हम सीधे सीधे कहें कि देश के अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन मोदी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? देखिए आशीष जी, अमेरिकन ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स, इन दोनों ने ही शुरुआत कर दी है। यूजीसी का बवाल ये तीसरा इशू है। किसान का आंदोलन, लेबर का लेबर रिफॉर्म्स को लेके आंदोलन, ये सारे आंदोलन एक कम्युनिटिव इफेक्ट लेके आ रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार सारे सवालों के जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाती है। राहुल गांधी ने ऐसा किया, नरवणे की किताब अनपब्लिश्ड हो गई, लेकिन किताब आपके पास है, आप बताइए उस किताब में क्या है? नरवणे की किताब क्यों सरकार ने रोक के रखी है पब्लिश होने से? उसमें ऐसा क्या है ये सरकार बताती नहीं है, तो सरकार घिर गई। एप्स्टीन फाइल में सरकार ने कहा कि भाई वो मुजरिम है, उसकी क्या बात मानना, तो फिर इस देश में किसी के ऊपर कोई आरोप ही नहीं लग पाएंगे। इस देश में किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाएंगे यदि मुजरिम की बात नहीं मानना है तो। फिर तो बोफोर्स में भी राहुल गांधी पे आपने गलत आरोप लगाए थे, क्योंकि जिनने थे वो भी मुजरिम थे, पैसा देने वाला भी मुजरिम, लेने वाला भी मुजरिम। ऐसे कई चीजें हैं उसमें एप्स्टीन पे, तो क्योंकि विश्व में लगातार ये हो रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, और लेटेस्ट इस्तीफा अभी लेटेस्ट कारपोरेट सेक्टर में शुरू हो गया। दुबई का जो लॉजिस्टिक और बंदर देखने वाली कंपनी है, उसका जो सीईओ था, मुखिया, उसके एप्स्टीन के साथ बातचीत की, और वो एप्स्टीन उसको अपना सबसे नजदीकी दोस्त मानता था। इस बात पर ये जब फाइलें जब बाहर आई, उसका नाम और ये सब, तो उसका आज इस्तीफा हो गया दुबई में। दुबई जैसे जो राजा की जहां, मतलब सुल्तान की जहां सल्तनत चल रही है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे भी एप्स्टीन के फाइल को लेके लोग चिंतित हैं। वहां जवाबदेही तय हो रही है, हमारे यहां जवाबदेही क्यों नहीं हो रही है? सवाल है। डीपी वर्ल्ड दुबई
सुल्तान अहमद बिन सुलायम ये अध्यक्ष थे उसके, एक कारपोरेट सेक्टर, पहला इस्तीफा कारपोरेट सेक्टर में हुआ है। यदि हम इधर की बात करें तो हालांकि बिल गेट्स ने तो फाउंडेशन से इस्तीफा नहीं दिया, तो इसकी सीरियसनेस विश्व मान रहा है और ये लोग नहीं मान रहे। हमारे मंत्री टेलीपैथी बोल रहे कि मेरी तुम्हारी टेलीपैथी है, इसके बावजूद वो वहां पे है। अब इनका नया शकुफा शुरू हो गया, जब तक वो लड़कियों के साथ थोड़ी ना था, तो दाऊद के साथ जिसके संबंध है, जरूरी थोड़ी है कि दाऊद के साथ उसने फायरिंग करी हो। लेकिन दाऊद के साथ संबंध में आप उठा लेते हैं, किसी मुजरिम के माँ बाप को क्यों उठा लेते हैं, घर वालों को क्यों उठा लेते हैं? उन्हें थोड़ी, आप बुलडोजर बाबा घर क्यों गिराता है? अरे भाई, हत्या किसी ने की, गोकशी किसी ने की, उसका घर क्यों गिराया जाता है? वो घर ने थोड़ी जाके गोकशी करवाई थी। तो इनके पैरामीटर्स ही इनको समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या बोले। ट्रेड डील में तो आपने आज हमने विशेष शो किया कि कितने अलग अलग सूर निकल रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है एक दूसरे का, क्योंकि ट्रेड डील क्या है ये सिवाय अमेरिका के व्हाइट हाउस से किसी को पता नहीं। ये मूर्ख बना रहे, ये सब दूर से घिरे हैं। इसी में अविश्वास प्रस्ताव आना स्पीकर का, और स्पीकर का लोगों ने रवैया देखा। इस देश ने कई स्पीकर देखे, पहली बार टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, ये स्पीकर आने के पहले से टेलीकास्ट चल रहा है। 3-3 स्पीकर का लोगों ने देखा है टेन्योर टेलीविजन पे, और इन स्पीकर का देखा है। तो आम आदमी भी कहता है कि यार बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, आम आदमी जिसको कोई लेना देना नहीं राजनीति से। दूसरा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को तो हर लोग भुगत रहे हैं, देख रहे हैं लोग अभी भी। मैं महाराष्ट्र में लोग पूछते असं कसं झालं, कशी जीत जाते ये लोग पूछ रहे थे कि तेलंगाना में कैसे जीता कांग्रेस। मैंने बोला वहां डबल इंजन की सरकार नहीं ना, वहां तेलंगाना में, क्योंकि चुनाव आयोग थोड़ी ना ज्ञानेश कुमार आके वहां ठप्पे लगवाता है, वो तो अधिकारियों की टीम होती है। ये राज्य चुनाव आयोग करवाया, राज्य चुनाव आयोग है। दूसरी बात है जिसकी केंद्र में, इसीलिए इनको बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए, इसीलिए इनको तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन चाहिए आगे पीछे, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके होते हुए ये हाथ नहीं डाल सकते। ममता दीदी जब तक बंगाल में बैठी हुई है हाथ नहीं डाल सकते। बाकी जगह इन्हीं का राज है, अधिकारी भी इनके, सब भी इनके, सब गवाह भी तुम्हारी, सब कुछ तुम। तो ज्ञानेश कुमार को लेकर लोगों की बहुत पीड़ा है। और दूसरा सवाल मेरा है कि चलो ज्ञानेश कुमार पे आरोप लगाना राहुल गांधी का एक स्टाइल हो गया, मान लिया। एक सिंपल सा सवाल कोई भी बीजेपी का नेता, अंधभक्त, प्रवक्ता कोई भी दे दे, जब नरेंद्र मोदी जी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो मेरा प्रधानमंत्री बात करते तो मुझे सुन लेना चाहिए, ठीक है भाई, ईमानदार और ट्रांसपेरेंसी। फिर चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां थी, उसके लिए जब एक व्यवस्था बनी हुई थी, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस व्यवस्था को क्यों बदला, इतनी बात बता दे। उस व्यवस्था को क्यों बदला और मुख्य न्यायाधीश की जगह अपना ही एक आदमी लाके बिठा दिया, मंत्री। तो 2 मंत्री और एक अपोजिशन लीडर, 2 और 1 हो जाएगा तो 2 की मेजोरिटी होगी, वो जो चाहे वो करेगा। तो चुनाव आयोग ने जो ये व्यवस्था दी थी इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है अपॉइंटमेंट में, वो ट्रांसपेरेंसी आज भी नहीं है। आप तो उसी ले दे के उसी फेर में अटक गए। सर्वोच्च न्यायालय की ये ग्रेटनेस है कि अभी तक उस पर हियरिंग नहीं हो रही है। पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था इसलिए दी थी कि चुनाव आयोग में जो अपॉइंटमेंट होगी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यही इसी को देख के नया व्यवस्था दिया था। आपने नया कानून बनाया तो उससे अच्छा व्यवस्था करते आप। उसमें आप कहते कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा ऑल्सो, लीडर ऑफ राज्यसभा 5 लोगों की टीम बनाओ, लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा, लीडर ऑफ हाउस इन अपोजिशन इन लोकसभा, ये 4 जैसे अडवाणी जी ने सजेस्ट किया था, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। लेकिन आपने तो ये नहीं कहा, नया कानून लाया जिसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी। तो आपके मन में चोर था, तो चुनाव आयोग में तो आप अपना रबर स्टैंप बिठाओगे, और जब रबर स्टैंप बिठाओगे तो रबर स्टैंप क्या होता है, जिसके हाथ में जो मोहर होती है जैसा ठप्पा लगता है वैसा ठप्पा दिखता है, और यही हो रहा है।
चुनाव आयोग के रवैये से तो आम आदमी पीड़ित है। मैं पीड़ित हूं, मेरा नाम क्यों निकाल गया भाई मतदार वोटर लिस्ट से? क्यों निकल गया? किसने मेरा फॉर्म C7 भरा होगा? मेरी पत्नी, मेरी भतीजी, वो सब है, मैं नहीं हूं। तो ऐसी पीड़ा कई लोगों को है, तो इसलिए चुनाव आयोग के प्रति किसी को सिंपैथी नहीं है। और इन दोनों के खिलाफ महाभियोग, मैं बोलता हूं नंबर गेम उनके पास है। अब इस महाभियोग का क्या होगा? जब जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, मतलब महाभियोग हम अविश्वास प्रस्ताव देके ही चले इसी टाइप का, या स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो गया, स्पीकर यदि निकल गया, तो समझ लेना सरकार ने मेजोरिटी खो दी। फिर ये बैसाखियों की तरफ जाएंगे। तो जब जब ऐसी समय आता है, चंद्रबाबू नायडू के भाग्य खुल जाते हैं। वो अपना एक बढ़िया डील करते हैं इस केंद्र से, इस बार भी मैं आपकी सरकार को निकालूंगा, लेकिन मेरे का ये पेमेंट अटका हुआ है, ये थोड़ा फंड इसको रिलीज करो, उसको रिलीज करो। वो अपनी बढ़िया राज्य की दुकान चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो क्या है, नीतीश कुमार तो बीजेपी के बंधुआ मजदूर हो गए, तो उनको तो कोई आवाज है ही नहीं, जैसा आदेश होना वैसा करना है। लेकिन क्या ये डिस्कशन होगा? क्या ये डिस्कशन हुआ तो ये डिस्कशन रिकॉर्ड पे जाएगा? आजकल दो चीजें हैं, सिर्फ लोकसभा में डिस्कशन होने से मतलब नहीं है, चीजें रिकॉर्ड पे भी जानी चाहिए। बहुत ही वाहियात और बेतुकी बातें निशिकांत दुबे की रिकॉर्ड पे जाती है, और किसान की समस्या रिकॉर्ड से हटाई दी जाती है। तो हो सकता है कि चुनाव आयोग के ऊपर जब महाभियोग चलेगा और जब दोनों चर्चाएं होगी खुल के, सारा सत्ता पक्ष जो बोलेगा वो रिकॉर्ड पे होगा, विपक्ष जो बोलेगा वो रिकॉर्ड पे होगा ही नहीं। क्या कर लोगे आप? मोदी सरकार की नीतिगत आलोचना, जो राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर एलओपी का जवाब था राज्यसभा में, तो जवाब में तो नीतियों की आलोचना होती है, आज से नहीं है, हर संसदीय लोकतंत्र में है। अरे जितना बीजेपी अब सत्ता में आई, कर दिया, आप कल्पना कीजिए, ये तो तानाशाही से अरे बीजेपी अब सत्ता में आई, इसके पहले तो अपोजिशन ही अपोजिशन में थी। हाँ, और लगातार क्रिटिसाइज कर, एक बीजेपी का मुझे एक अभिभाषण बताओ राज्य राष्ट्रपति का जिसमें बीजेपी ने बोला होगा कि बहुत अच्छा दिया। ये तो उपद्रव करते थे सदन में, उपद्रव। और बताइए, एलओपी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल राज्यसभा में राधाकृष्णन के सामने, उपराष्ट्रपति और सभापति के सामने खड़े होकर कहा कि आप दोबारा रिस्टोर करिए वो जितना हिस्सा स्पंज हुआ है, नहीं तो स्पंज किया हुआ हिस्सा मैं पब्लिक में रिलीज कर दूंगा, देश के सामने बाहर। जो मैंने ना कोई असंसदीय बात कही, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा था। उन्होंने कहा कि 50 साल से ज्यादा का मेरा संसदीय इतिहास है, मतलब अनुभव है, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक 50 साल में गुजार चुका हूं, 50 साल से ज्यादा सदन में गुजार चुका हूं। ना तो कुछ भी असंसदीय शब्द था, ना कुछ था। जितना पार्ट मेरा मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना का था, सारा स्पंज कर दिया गया, आप बहाल कीजिए। तो पता है राधाकृष्णन ने क्या कहा? राधाकृष्णन ने कहा, जैसे ही उन्होंने कहा मैं बाहर रिलीज कर दूंगा, तो राधाकृष्णन ने कहा कि नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जबकि मतलब वहां पे पता है, वहां पर अजीब हालत था, वहां पर ये बोलना चाहिए था आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपका स्पंज कैसे हो गया? और खड़गे साहब को बोलना चाहिए था मैं इतना सीनियर हूं, जब जान रहा हूं तो मेरा स्पंज कैसे किया? मैंने गाली दी थी किसी को? ये हालत बना के रखा है सदन का। मैंने आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं देश को आगाह कर रहा हूं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली है वो मुझे सीधा चाइना मॉडल पे लेते हुए दिखाई जा रही है। और ये ज्यादा समय नहीं है, 5 साल के अंतराल में आपको दिखेगा कि हम चाइना मॉडल पे शिफ्ट हो गए। ये नींव डल रही है, इमारत बनने में टाइम नहीं लगता। चाइना से ज्यादा खतरा मुझे उत्तर कोरिया टाइप जा रहे हैं, बस क्योंकि चाइना में पता है अंतर मैं बताऊं, एक छोटा सा अंतर है, कई वीडियो होंगे। चाइना में एक पार्टी है, एक नेता है, लेकिन कभी वो वीडियो नहीं, ऐसा वीडियो नहीं आता है
कि जिनपिन आए और सारे लोग जिनपिन जिनपिन करने लगे। ये काम उत्तर कोरिया में होता है। वहां पे हाँ किम जोंग आता है तो सारे खड़े होके ऐसे ऐसे करने लगते हैं। ये किम जोंग की तरफ जा रहे हैं, हम उत्तर बिल्कुल कोरिया की बिल्कुल, तरफ। उत्तर कोरिया की और तरफ जा रहे हैं। और मैं फिर एक बार आंकड़ों पर कर दूं। अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव दोनों पे हमने चर्चा कर ली है। इसमें नोटिस दिया जा चुका है 50 से ज्यादा सांसदों, 118 सांसदों ने अविश्वास सांसदों की प्रस्ताव साइन पर, किया है। 118 ने तो दस्तखत कर दिया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया हमने दो जजों के बारे में हुआ था तो बताया ही था कि महाभियोग प्रस्ताव एक्सेप्ट होगा, फिर कमेटी बनेगी, फिर उस पर चर्चा और मतदान, पूरी ये प्रक्रिया जो है वो होगी। लेकिन 250 बहुत जो लकीर है 272 वाली, उस लकीर के उस पार मोदी 2 बैसाखियों पर, नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर खड़े हैं और इधर अपोजिशन 250 सांसदों के साथ है। 100 तो कांग्रेस के हो गए। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके, यही जोड़ करके 200 पार हो जाते हैं। ये तीनों बड़े, मतलब इनके पास बड़े धड़े सांसदों की हैं। बड़ी संख्या है। इसके बाद जितने छोटे छोटे दल हैं विपक्ष के, सारे, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये सबके सब साथ हैं। और ये नंबर 250 के आसपास है। तो एक तरफ जो है 290 के 93 के करीब का आंकड़ा और एक तरफ 250 के करीब का आंकड़ा है। बीच की लकीर 272 की है और सिंपल मेजॉरिटी का मामला है। सिंपल मेजॉरिटी का मामला है यहाँ पर। तो सिंपल मेजॉरिटी के मामले में फिर बैसाखी ही मोदी का सहारा है। मोदी हाँ एक असला सब पर भारी, जो संसद में आशीष कहते हैं जी, एक असला मैंने सब पर कहा भारी, नहीं वो नहीं नहीं, फल जी। बैसाख, अरे भाई साहब, ये सरकार बैसाखियों पे है, इसके बावजूद भी ये इतराते हैं। हाँ, ये इनकी खासियत है। मैं आखिर में, इस कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको 2 क्लिप्स के साथ छोड़ जाता हूं। आज ही वो तारीख है, आज बरसी है, 40 परिवार उजड़ गए थे पुलवामा में। आज तक उस पुलवामा का सच नहीं आया है इस देश के सामने। उस पुलवामा का सच जितना भी इस देश को पता है, वो तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो अब दुनिया में नहीं है, उन्हीं की जुबानी पता है। और जितना उनकी जुबानी पता है, वो इस देश की सरकार के चेहरे पर कालिख से कम नहीं है। जितना उनकी जुबानी पता है, तो उनकी जुबानी आज उस पुलवामा की बरसी पर, आज मैं 2 क्लिप एक साथ, एक राहुल गांधी ने उनका इंटरव्यू किया था, तब बहुत ही मुखर होकर के सत्यपाल मलिक साहब ने बहुत चीजें बोली थी। एक वायर के इंटरव्यू में बोला था। मैं दोनों क्लिप्स के साथ छोड़े जाता हूं आपको, दोनों बैक टू बैक चला दीजिए और उन 40 परिवारों के साथ मेरी भाऊ की नहीं, पूरे देश की पूरे संवेदनाएं पूरे हैं। देश की लेकिन संवेदना है, उनके गुनहगार पूरे कौन है? हमारे दर्शकों की संवेदना है। और हम माफी मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं कि आपके परिवार के साथ ये दुखद घटना हुई और सरकार नाकारा साबित हुई। इस देश के नागरिक होने, देश का सरकार है तो नागरिक होने के नाते सरकार तो निर्लज्ज है, लेकिन हम माफी मांगते हैं और बिल्कुल। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको, आपके यहाँ जो हानि हुई है, उसको संभालने के लिए पूरी शक्ति दे। तो ये दोनों क्लिप प्ले कर दीजिए, लगा दीजिए, चलाइए, प्ले कर दीजिए क्लिप एक के बाद एक। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे, इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे।
अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे सब? मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था, ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भाई ये काफिला चला जाए सीआरपी का, तब जाना। ब्लॉक कर कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहाँ गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुँचते हैं, कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहाँ गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये। तो बोला नहीं नहीं, इस पे आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी। कुछ भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चुअली साइट से निकले, पुलवामा से। तो मुझे ये लग रहा था कि जो आपने बोला कि ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहाँ से आ गया, कैसे आया, वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। सारा पाकिस्तान से आया था, बट इतना 600-300 किलो। हाँ, ये बॉर्डर तो हमारा पोरस है, और ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी। जो गाड़ी चला रहा था उसका भी, मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था। दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। अच्छा, तो उन पे कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, हमें बोलने दो। मैं ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि ये हमारी गलती के कारण हुआ है, कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की
सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली and we will get credit Yes. and it will help our election. एग्जैक्टली But you said two very important things. जी The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप।